अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। सो दिस इज़ द 8th वीडियो ऑफ दिस सीरीज़। और इस सीरीज़ की पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की इंट्रोडक्शन को और उसके ऊपर बेसिकली डिस्कस किया। सो अब हम बात करने वाले हैं HPLC जो कि मॉडर्नली हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानी जाती है। इसको ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते थे, बिकॉज मोस्टली हम लोग HPLC में हाई प्रेशर को यूज़ करते हैं। वो उसका क्या रोल है उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। HPLC, लेकिन HPLC के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक मिथ को तोड़ना चाहता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि मोस्टली लोग समझते हैं कि HPLC कोई अलग टाइप है क्रोमेटोग्राफी की, लाइक इट इज़ अनदर टाइप। दे थिंक दैट HPLC इज़ अनदर टाइप, यानी कोई नई किस्म है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि HPLC इज़ अनदर टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, सो एक्चुअली यू आर थिंकिंग रॉन्ग। एक्चुअल में जो HPLC है, इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आई होप सो कि आपको इसके बारे में बेसिक इंट्रो हो, आपको पता हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, लेकिन HPLC को डिस्कस करने से पहले मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की कुछ रैग बैग्स थे जिसको सॉल्व करने के उसमें हम लोगों ने HPLC को ईजाद की या फिर इनोवेट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। एक सिंपल इंट्रो, ठीक है, उसमें जो खामियां होती हैं उसको डिस्कस करके एंड देन हम लोग HPLC की बात करेंगे। ओके, अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी मोस्टली आजकल भी काफ़ी यूज़ होती है, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी इतनी रेयर और एक्सटेंट नहीं है, बट ये है कि ये थोड़ी सी लेस एफिशिएंट हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू HPLC। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये होता है कि आप लोग इस तरह से बड़े बड़े कॉलम्स यूज़ करते हैं, ग्लास के बने हुए। आई होप दैट आप लोगों ने अपनी लेबॉर्ट्रीज में देखे होंगे, राइट। ओके, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ठीक है, उसके अंदर होता ये है कि हम लोग कुछ स्टेशनरी फेस की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं बीड्स, लाइक जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस, उसको आप लोग जेल मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बीड्स, हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं बीड्स। नाउ व्हाट आर बीड्स, वी नो ना, ये बीड्स आर स्मॉल राउंड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जेल फॉर्मिंग सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स फॉर्मिंग सब्सटेंस से बने होते हैं इस तरह से, लाइक दे आर इंटरनली लाइक दैट। और ये इस तरह से छोटे 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 ग्रेन्स की शक्ल में, लाइक रेत की शक्ल में इस कॉलम्स के अंदर भरे होते हैं यहाँ नीचे तक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग अपने मोबाइल फेज में अपना सैंपल डालते हैं और उस मोबाइल फेज प्लस सैंपल को इस कॉलम में डालते हैं विच कंटेन स्टेशनरी फेज इन द फॉर्म ऑफ बीट्स। तो वो जो मोबाइल फेज है वो सैंपल को लेके पूरे कॉलम से रन करता है और यहाँ नीचे से निकल जाता है, और अलॉन्ग विद दैट वो जो सैंपल है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है, यानी वो जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना था वो अलग हो जाती हैं। सो दैट इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इसकी कुछ खामियां थी, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम लोगों ने HPLC को डिस्कवर किया। आइए सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डिसएडवांटेज को डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेज of what? Column chromatography. Okay, so the number one thing is that it is time consuming, यानी बहुत टाइम लगता है एक सिंपल से कॉलम को रन करवाने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के ऑर्गेनिक सैंपल को आपने उसकी प्योरिटी टेस्ट करनी है, बिकॉज हमें पता है कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन के साथ साथ एक एनालिटिकल टूल भी है, लाइक आप इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज़ है। नाउ इफ़ यू डोंट नो व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस, तो एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जांचना कि वो कितनी अच्छी है कितनी बुरी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, उसके अंदर क्वालिटी के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है। सो दैट्स व्हाट एनालिसिस मीन्स। मतलब कि आप फूड एंड क्वालिटी को, फॉर एग्जांपल आपने कोई फूड आइटम बनाया, फॉर एग्जांपल आपने एक जूस बनाया, आप उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। अगर आप इस तरह से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का या ऑर्गेनिक सैंपल को आप लोग इस तरह से रन करते हैं, वो मिनिममली 4 to 5 आवर्स के अंदर वो प्रोसेस होता है, और क्वालिटी एंड क्वांटिटी इन कंट्रोल के अंदर आप 4 से 5 घंटे एक सिंपल से सैंपल को अगर चेक करने में लगाएंगे, सो आई एम सॉरी, इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग। आपके पास इतना टाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आपको दिन में 15 बैच के सैंपल्स कलेक्ट करने, और एक बैच के अंदर आपको 20 सैंपल कलेक्ट करने हैं, और अगर वो एक सैंपल 4 से 5 घंटे लेता है फॉर इट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड चेकिंग, तो वो आप पूरा का पूरा जो आपका डे वर्क है वो किस तरह से हो पाएगा। अगर एक सैंपल 4 से 5 घंटे लेता है, आपको एक एक सैंपल को जाके देखना है, उसकी एक अलग
करेक्टर है, उसके लिए अलग मशीनरी चाहिए, उसके लिए अलग मैन पावर चाहिए। लेकिन आसानी के लिए हम लोग टाइम बचाते हैं ना, मीन्स एवरीथिंग इज फॉर सेव टाइम, राइट। सो इस तरह से हम लोग, ये इसका सबसे बड़ा रैक बैक है, इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। देन हम लोग ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है कि इट इज़ अ बिट अनएफिशिएंट, यानी इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है ना। व्हाट डू मीन बाय एफिशिएंसी? एफिशिएंसी मीन्स वर्किंग परसेंटेज, मीन्स के ये इतना ज़्यादा अच्छा एक्यूरेटली आपको उतना रिजल्ट नहीं दे पाता, मतलब आपको एक्यूरेसी में आपकी जो एनालिसिस होती है वो नहीं हो पाती। वाई? अब होता कुछ यूँ है कि हमें पता है कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें आप लोग यूज़ करते हैं बीड्स, एंड बीड्स आर लाइक दिस राउंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और उसके अंदर जेल होती है, उसके अंदर से जो आपका मोबाइल फेज है वो पास करता है, और जब पास करता है तो वो सेपरेट कर देता है उन चीज़ों को। लेकिन जब कुछ जो सैंपल हैं वो वेरी करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट के साइज़ में, मीन्स कि उसमें बहुत ही बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, तो उसमें होता ये है कि ये जो बीड्स हैं इसकी ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं, यानी कि जो नए आने वाले जो सैंपल के पार्टिकल्स हैं वो बीड्स में इंटर नहीं हो पाते सही से, सो ये इसके साइड से निकल जाते हैं। और मोस्टली जो आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है उसके जो एक्चुअल में सेपरेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो एक्चुअल में सेपरेटिंग एंटिटी होती है, फॉर एग्जांपल एफिनिटी में आपकी अगर आपने उसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में किसी चीज़ को यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपको एंटीबॉडी सेपरेट करनी है, तो इस बीट के अंदर एंटीजन लगे होंगे, अगर ये बंद होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी किस तरह से जाएगा, और जाएगा ही नहीं तो अटैच कैसे होगा, तो हो गया ना इनएफिशिएंट। सो दैट्स वाई जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो थोड़ी सी अनएफिशिएंट होती है, राइट। फिर देन ये है कि जो आपकी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, मीन्स कि ये जो कॉलम है ये सिर्फ आपको सेपरेट करके देगा। सेपरेट मीन्स के ये आपको वो सैंपल के जो सब्स्टिट्यूएंट हैं उसको अलग अलग करके देगा बस। उसके बाद आपको उसका ग्राफ भी खुद बनाना है, उसकी क्वांटिटी भी खुद मालूम करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको उसकी क्वालिटी भी शायद खुद ही मालूम करनी पड़े। सो मतलब आपको सेपरेट करने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ों को कैरी आउट करना पड़ता है साथ साथ। और अगेन आपको अगर इतने सारे काम करने हैं तो फिर वहाँ पर वही वाला फैक्टर आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, मीन्स के इट इज़ लेस एफिशिएंट इन शॉर्ट, ठीक है। सो दिस आर सम कॉमन रैक बैक्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सो आइए देखते हैं कि इस कॉलम क्रोमेटोग्राफी की डिसएडवांटेजेस को हम लोगों ने HPLC में किस तरह से सॉल्व किया और वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, आइए बात करते हैं। सो आइए अब डिटेल डिस्कशन करते हैं अबाउट HPLC। सो यहाँ पर एज यू कैन सी कि यहाँ मैंने आपके सामने HPLC का सेटअप बनाया है, मीन्स कि कोई भी HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो वो उसका मेन सेटअप या फिर उसका जो बेसिक सेटअप है उसमें जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा, लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डीपनेस ऑफ डिस्कशन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के आपके पास 4 बेसिक टाइप्स थी ना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव आयन एक्सचेंज, affinity chromatography, size exclusion, and you got your reversed phase chromatography। इसी तरह से इस HPLC की भी उसी तरह से 4 एग्जाम्पल्स हैं, लाइक एफिनिटी, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन एंड रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई है, वो क्या हुई है उसको डिस्कस करेंगे। सो मैं मतलब कि जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा यानी जिस बेस के ऊपर जो सैंपल होगा वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटेगा वो प्रिंसिपल सेम रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल आयन एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, लाइक आयन एक्सचेंजर्स के ऊपर वो सेपरेट होता था, एफिनिटी में वो अपने रेलिवेंट मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच होता था ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी, तो वहाँ पर भी वही होगा। साइज एक्सक्लूजन में ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता था, तो यहाँ पर भी वही होगा। मीन्स के जिस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी की 4 टाइप्स थी जो मैंने बयान की, इसी तरह से HPLC की भी 4 वही टाइप्स हैं और उनका भी वही वर्किंग प्रिंसिपल है, लेकिन कुछ एडवांसमेंट है। वो क्या है आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करना चाहूँगा स्टेशनरी फेज को, बिकॉज सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट यही हुई है। अच्छा, सबसे पहले ये जो स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज, इसमें एक एडवांसमेंट हुई है कि बिकॉज यहाँ पर हाई प्रेशर है तो ये ग्लास जो था इन कॉलम में तो वो इतना हाई प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर इन HPLC जो स्टेशनरी फेज है वो मोस्टली स्टील का बना होता है, लाइक स्टील, मेटल या एलॉय जिसको आप कह सकते हैं, जो कि थोड़ा हार्ड होता है, मतलब जो प्रेशर रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका जो एवरेज लेंथ है, ठीक है, वो होती है अप टू 25 to 30 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। और जो इसका एवरेज डायमीटर होता है
ऑफ द कॉलम फ्रॉम इंटरनल, जहाँ से वो पास कर सकता है आपका मोबाइल फेस, वो होता है अप टू 2 to 4 मिलीमीटर्स एवरेज, या ये डिफरेंट बुक्स में चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है पैक्ड स्टेशनरी फेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एज वी नो ना कि कॉलम के अंदर, यानी कॉलम अक्रोमेटोग्राफी के अंदर जो आपका स्टेशनरी फेस था वो बीड्स था ना, तो यहां पर इन्होंने इन्हीं बीड्स को मजीद पैक कर दिया है, मतलब कि इसके साइज को मजीद छोटा, यानी इन बीड्स के साइज को एक तो मजीद छोटा कर दिया है, ठीक है, मतलब स्मॉलर बीड्स, सॉरी बीड्स, और ये आपस में अटैच होती हैं। अटैच इस तरह से नहीं कि ये बिल्कुल वॉल के साथ ग्लू की तरह चिपकी होती, नहीं उस तरह नहीं, लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स होती हैं, आप इनको मूव नहीं कर सकते, ठीक है। पैक किया और साइज को भी स्मॉल किया, उससे क्या हुआ, उससे इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। नाउ हाउ, उसके लिए फॉर एग्जांपल ये मेरी ये पॉइंट फिंगर देखें, ठीक है, ये अगर मैं इस उंगली को यूं रखता हूं इस तरह से और पानी में डिप करता हूं और वापस निकाल देता हूं, तो मुझे बताइए कि पानी सिर्फ और सिर्फ यहां तक हुआ है, लाइक वो यहां तक लगेगा ना बाहर। लेकिन अगर मैं अपनी इस उंगली को काट देता हूं, ठीक है, जो कि मैं कभी नहीं करूंगा, और उस उंगली के मीट के छोटे छोटे स्लाइस बनाता हूं और उन स्लाइसिस को मैं पानी में डिप करता हूं और फिर मैं उनको निकालता हूं, और उनके ऊपर जितना पानी होगा और मेरी इस उंगली के ऊपर जितना पानी होगा, उन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मैं देखूंगा कि कम से कम वहां पर 5 टाइम्स ज़्यादा पानी होगा एज कंपेयर टू माई दिस फिंगर। वाई? बिकॉज व्हेन आई ब्रोक दिस इन, व्हेन आई स्लाइस्ड माई फिंगर्स मीट, तो मैंने अपनी फिंगर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। यानी कि एज यू स्मॉल द बीड्स, यू डू व्हाट, यू विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। और जिस तरह से जितना ज़्यादा आपके पास सरफेस एरिया होगा, फिर उतना ही ज़्यादा आपके पास पॉसिबिलिटी होगी, बिकॉज उतना ही ज़्यादा आपके पास एक्टिव रीजन होगा जहाँ पर आप सेपरेशन कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ज़्यादा सरफेस एरिया मीन्स ज़्यादा सेपरेशन की जगह, ठीक है। तो ये थी एडवांसमेंट रिलेटेड विद स्टेशनरी फेस, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो कॉलम अक्रोमेटोग्राफी है उसमें जो आपका प्रोसेस था, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लो था, टाइम कंज्यूमिंग था। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक प्रेशर पंप अप्लाई कर दिया, ठीक है। मीन्स के जब जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी थी वो प्रेशर अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा था ना, लेकिन आपने यहाँ पर एक आर्टिफिशियल प्रेशर लाइन फिट कर दी जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 400 ATM प्रेशर पर उस मोबाइल फेस को इस कॉलम से थ्रो करता है, मतलब इतने हाई प्रेशर के ऊपर, वो भी इतने छोटे से कॉलम में। उससे क्या हुआ कि वो जो आपका मोबाइल फेस और सैंपल था वो आराम से और बहुत ही कम वक्त में इस स्टेशनरी फेस से गुजर गया। प्लस वो जो एक हमारा एक रैक बैक था, एक डिसएडवांटेज थी कि वो जो बीड्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, वो भी सॉल्व हो गई। वाई? एक तो आपने उसको छोटा कर दिया, ठीक है, अब फंसने के चांस भी कम है, प्लस आपने उस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, मीन्स कि अब वो जल्दी जल्दी क्रॉस हो जाएंगे। अगर फंस भी जाएंगे तो हाई प्रेशर की वजह से वहां से निकल जाएंगे। मीन्स के इस हाई प्रेशर की वजह से आपका एक तो वो कॉलम भी जल्दी से रन हो रहा है, प्लस वो जो आपकी बीड्स ब्लॉक हो रही थी, अब वो भी हाई प्रेशर की वजह से वो भी ब्लॉक नहीं रह रही। सो यहाँ पर ये दो एडवांसमेंट थी, और भी मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये हाई प्रेशर प्लस जहां से ये इतनी हाई एफिशिएंट हो रही है, और प्लस ये पैक्ड स्टेशनरी फेस। अब आइए अब इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, ठीक है, और ये इसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर आपके पास मोबाइल फेस सैंपल है, मतलब कि यहाँ पर आपका मोबाइल फेस या तो इनपुट रहता है या तो मतलब यहाँ पर ऐसा मोबाइल फेस का रेजरवायर है, यहाँ से आपका मोबाइल फेस आता है, यहाँ से आप अपना सैंपल इनपुट करते हैं, ठीक है। देन फिर वो यहाँ पर ऐड होते हैं, आपस में डिसॉल्व होते हैं, और यहाँ फिर से फिर ये हाई प्रेशर पंप आगे पुश करता है उसको विद 400 ATM प्रेशर इनटू दिस स्टेशनरी फेस विद दिस पैक्ड स्टेशनरी फेस, ठीक है। सो व्हेन दिस मोबाइल फेस प्लस सैंपल यहाँ से पास होता है तो यहाँ पर उसकी सेपरेशन होती है, और फिर वो जो सेपरेटेड मोबाइल फेस है, यानी सेपरेटेड सैंपल विद मोबाइल फेस, वो जब इस डिटेक्टर में से जाता है तो वो यहाँ से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट को सेंस करता है, और उसकी रीडिंग और उसकी प्रेजेंस, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी यहाँ अपने ग्राफ में आपको कंप्यूटर में एट अ टाइम मिल जाती है, ऑन रियल टाइम उसी वक्त। इजंट दैट अमेजिंग एंड एफिशिएंट? और मोस्टली जो डिटेक्टर्स होते हैं ये स्पेक्ट्रोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, और वहाँ से जो
मोबाइल फेज होता है और जो अदर सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ से आउटलेट से बाहर निकल जाते हैं. So that's how you advanced column chromatography by using this pressure pump and stationary phase with packed stationary phase and this spectrometer. यानी आपकी जितनी भी रैक बैग्स थे, सबसे पहले आपका टाइम बहुत लग रहा था, इसने वो सब कुछ आसान कर दिया. फिर जो प्रोसेस है वो अनएफिशिएंट था. यू हैव यूज पैक स्टेशनरी फेज, और ये इतना प्योर और इतना एफिशिएंट होता है. और कहते हैं कि जो HPLC है इसकी जो एफिशिएंसी वो ऑलमोस्ट 99% है. 99% तक आपको प्योर रिजल्ट देता है. ठीक है. और क्रोमेटोग्राम को खुद जनरेट करना, उसकी क्वालिफाई करना, क्वांटिफाई करना, वो सब कुछ आपको ये HPLC, बस आपने सैंपल डालना है और आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको आपकी पूरी की पूरी क्रोमेटोग्राफी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी आपका टाइप हो, आपको उसका रिजल्ट आराम सुकून से मिल जाता है. प्लस ये जो HPLC है ये एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में कैरी की जाती है. यानी मोस्टली ये एक HPLC ओवन के अंदर, जिसको आप कहते हैं HPLC ओवन, यानी आप यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं इस पूरी क्रोमेटोग्राफी का आर्टिफिशली, ताकि जो आपका रिजल्ट हो वो बहुत ही शार्प हो. बिकॉज इस क्रोमेटोग्राफी के ऊपर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं. तो मोस्टली जो HPLC होती हैं ऑलमोस्ट वो HPLC ओवन के अंदर ही कैरी आउट की जाती हैं, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे और वो जो प्रोसेस है वो एफिशिएंट रहे. सो दैट वाज इट विद द HPLC. आई होप सो कि आपको जो HPLC का रियल कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आसानी हुई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.